नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुमाऊं में एयर कनेक्टिविटी की नई शुरुआत, 3 नई उड़ानों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। पर्यटन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद। देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ हुई बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए उम्मीदवार की तलाश हुई मुश्किल। प्रीतम सिंह के इनकार के बाद अब लंबी हुई दावेदारों की लिस्ट, कई नेताओं ने ठोकी ताल। और देहरादून नगर निगम में अंदर खाने बड़ा खेल। नगर निगम की करोड़ों की जमीन को ठिकाने लगाने की तैयारी, शासन को भेजा जमीन एक्सचेंज करने का प्रस्ताव। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। कुमाऊं में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की एक बड़ी पहल हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के अलग अलग स्थानों के लिए हवाई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। अब हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए सीधी हवाई सेवा मिल सकेगी। हवाई सेवा के तहत हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपये प्रति व्यक्ति है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपये और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 3500 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी ज़िलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो ये जीवन देने वाली सेवा है, ये लोगों को जीवन देगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुटी हुई है और इन्हीं तैयारियों के बीच 28 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बैठक करेंगे, जिसमें कुमाऊं क्लस्टर के बूथ स्तर और उससे ऊपर के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिनके साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। और उसके बाद हरिद्वार में भी चुनाव प्रबंधन टोली की एक बैठक होनी है। राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष जी का 2 दिवसीय दौरा था और जो कार्यक्रम अभी तक संपन्न हुए उन कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हमारे मोर्चों द्वारा भी रखी गई है और जो चुनाव की हमारी प्रबंधन कमेटी उसके द्वारा भी अपनी बात रखी गई है। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा 28 तारीख को पहला प्रवास है, जिसमें हमने कुमाऊं जो हमारा क्लस्टर है उसमें हम बूथ स्तर और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं को उसमें बुला रहे हैं। फिर उसी दिन हरिद्वार में 4 बजे चुनाव प्रबंधन टोली जो हमारी है उस टोली की बैठक होगी और फिर सायकाल देहरादून के अंदर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हम जो प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ करने वाले हैं उस कार्यक्रम स्वरूप को आज फाइनल रूप दिया गया। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस ने उनका जोरदार स्वागत किया। अलका लांबा ने नारी न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अलका लांबा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 50% महिला दावेदारों के नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। मैं आपके माध्यम से हाईकमान को एक बार फिर से ये कह रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पे मैं जहां जहां गई हूँ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहुत मजबूत जिला अध्यक्ष भी लोकसभा की टिकट की दावेदारी कर रही हैं। मजबूती से स्क्रीनिंग में इवन ज्योति जी पौड़ी गढ़वाल से इन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। स्क्रीनिंग तक इनका नाम जा रहा है। अध्यक्ष जी का भी हमें पूरा महिला जो हमारी उम्मीदवार है उन्हें पूरा समर्थन है, पूरी उम्मीद है। 33 तो हमारा हक है, कानून आ चुका है, आज नहीं तो कल हम खुद ही ले लेंगी, लेकिन हम 50% सीटों पर पूरे देश से हम लोगों ने अपनी बहनों का नाम स्क्रीनिंग में दे दिया है
और आप जल्द हम बहनों को चुनावी मैदान में लड़ते हुए, जीतते हुए, देश की लोकसभा में इस आधी आबादी की आवाज को बुलंद करते हुए और उन्हें न्याय देते हुए दिखेंगे। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और महिला अपराधों जैसे तमाम मुद्दों पर जनता के बीच ले जाने की चर्चा की गई। अलका लांबा ने कहा कि आज पढ़ी लिखी महिलाएं रोजगार की तलाश में बैठी हुई है, लेकिन भाजपा के शासनकाल में महिलाओं को अब तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया है। महिलाओं का जो राजनीति की भागीदारी है उस सब पर हमने चर्चा की। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का, इतनी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी में कैसे, उस पर चर्चा हुई। संगठन को मजबूत करने पर, संगठन में हम बहुत फेरबदल करने जा रहे हैं। बहुत सी महिलाओं ने इच्छा जाहिर की है हमसे जुड़ने की। हम लोग उन्हें नारी न्याय सम्मेलन, आज जो आपने यहाँ देखा उत्तराखंड के देहरादून में हमने किया है, अब हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। 4-5 जिलों ने कर भी लिया और आगे और भी हो रही हैं। न्याय यात्राएं हम करने वाले, जितनी भी हमारी पीड़ित बहनें उन तक हम पहुंचेंगे। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने देश में महिलाओं पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर सरकार पर हमला किया है, जिस पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपनी गिरेबान बिछा गए। रेखा आर्य ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है उन राज्य की हालत क्या है, पहले वो देखें। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप में झांकना चाहिए। जहां उनकी सरकारें थीं वहां पर क्या हुआ करता था। मैं उत्तराखंड और देवभूमि की बात तो ये गारंटी के साथ कह सकती हूं, यहाँ महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुराचार हो, चाहे वो अत्याचार हो या किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार हो, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अभी तक की आप किसी भी घटनाक्रम को यदि दुर्भाग्यवश इस देवभूमि में हो भी गई हो तो आप ये देखेंगे कि अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस में लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन टिहरी सीट पर कुछ अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। दबी जुबान पे नेता भले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हो, मगर अंदर खाने इस रेस में हर कोई आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेसी नेता पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने 35 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट पेश की जा चुकी है, जिस पर विचार किया जा रहा है। मगर एक सीट पर कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और उन्हीं सीटों में से एक है टिहरी लोकसभा सीट, जो कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। अब इस सीट पर पार्टी जद्दोजहद कर रही है। इस सीट पर कांग्रेस 2012 से सूखे में चल रही है, लेकिन साल 2024 में कांग्रेस इसे खत्म करना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस को बड़े फलक पर बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। और पार्टी के सामने टिहरी सीट से मैदान में उतारने के लिए कई नाम हैं। मसलन चकराता विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवप्रभात, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला और कांग्रेस नेता विशाल डोभाल। ये वो नेता है जो इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कुछ नेता दबी जुबान से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, मगर अंदर खाने इस रेस में हर कोई आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर उसको दोहरा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा और उसकी वजह बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस संगठन जब बनाया जा रहा था तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रत्याशी के मद्देनजर संगठन का गठन किया है वो लड़े तो ज्यादा बेहतर है। अगर प्रीतम सिंह को ही लड़ाने का विचार संगठन का है या था तो वही संगठन गठन के समय कुछ तो पूछ लिया होता। संगठन गठन के समय कोई बात हमसे नहीं हुई तो भाई हम तो अपनी विधानसभा की बात करेंगे। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ चकरोता विधानसभा में, जिसे भी प्रत्याशी संगठन बनाएगा उसको जिताने का काम हम करेंगे। इन नामों के बीच नवीन जोशी, जो प्रदेश महामंत्री के पद पर है, वो खुलकर अपनी दावेदारी टिहरी लोकसभा सीट के लिए पेश कर चुके हैं। नवीन जोशी का कहना है कि वो लंबे समय से पार्टी हित में कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से विधायकी का टिकट भी पार्टी से मांग रहे हैं। अगर उन्हें टिहरी सीट से टिकट मिलता है तो उनकी जीत पक्की होगी। ये पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं पार्टी में हूँ और पार्टी की हमेशा सेवा करता रहा हूँ। पहले मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से मैंने 2002 से हम लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हमारे नाम पे विचार नहीं किया।
लेकिन हम मजबूती के साथ जो भी कैंडिडेट रहा है हमने उसको जिताने के लिए पूरी मेहनत करी है और आगे भी करते रहेंगे। और पार्टी के मैं कई महत्वपूर्ण पदों में रहा हूँ। जब पहली यहाँ पे निर्वाचित सरकार बनी, नारायण दत्त तिवारी जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बने, तो मुझको भी राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं डिसिप्लिन कमेटी में भी रहा हूं और पिछले 4 अध्यक्षों के साथ मैं प्रदेश में महामंत्री हूं और राज्य आंदोलनकारी में रहा हूं। एक लंबा इतिहास मेरा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि मेरी वरिष्ठता को देखते हुए, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा को देखते हुए इस बार टिहरी लोकसभा क्षेत्र से मुझको कैंडिडेट बनाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह सभी नेता अपनी दावेदारी पार्टी के सामने पेश कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसे में पार्टी हाईकमान के लिए 5 सीटों पर 5 नाम तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि पार्टी हाईकमान आखिर किस आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को इन सीटों पर मैदान में उतारती है। उत्तराखंड में आखिर कब रुकेगा जमीनों को धोखाधड़ी कर हड़पने का सिलसिला? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि देहरादून नगर निगम की करोड़ों की जमीन को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय पार्षद ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया है। क्या है पूरा मामला, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में जमीनों को ठिकाने लगाने का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है। कभी जमीनों पर कब्जे तो कभी रजिस्टर में फर्जीवाड़े की खबरें। ताजा मामला देहरादून नगर निगम की एक बेशकीमती करोड़ों की जमीन का सामने आया, जिसे ठिकाने लगाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। और हैरानी इस बात की है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ही इस जमीन को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। दरअसल सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में नगर निगम की 3800 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन है। पहले ये जमीन गोल्डन फॉरेस्ट में दर्ज थी, लेकिन बाद में इस जमीन को सामुदायिक प्रयोग के लिए दे दिया गया। इस क्षेत्र के वार्ड बनने के बाद इस जमीन को नगर निगम को दे दिया गया। इस जमीन पर नगर निगम द्वारा पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति की सिफारिश पर नगर निगम ने इस जमीन को एक्सचेंज करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया और उस व्यक्ति की जमीन डांडा लखोंड वार्ड में है, जबकि नगर निगम की जमीन पौष कॉलोनी में है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब अगर नगर निगम को मंजूरी मिल जाती है तो जमीन पर प्लॉटिंग करने की योजना भी है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि एटीएस कॉलोनी में नगर निगम की जो जमीन है उसका बाजारी भाव 75,000 रुपए वर्ग गज है, जबकि डांडा लाखोंड में जो जमीन है उसका बाजारी भाव 26,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए प्रति वर्ग गज है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कम दाम वाली जमीन के साथ एक्सचेंज करने के लिए आखिर नगर निगम इतना उतावलापन क्यों दिखा रहा है? इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय पार्षद ने इस षड्यंत्र के खिलाफ पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए जमीन को एक्सचेंज क्यों किया जा रहा है। जब इस मामले पर नगर आयुक्त से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है। नगर निगम की ओर से जमीन एक्सचेंज करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शासन स्तर से जो भी फैसला होगा उसी के तहत अब आगे की प्रक्रिया कार्रवाई में होगी। देखिए, इस मामले में उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से एक जमीन जो सेक्शन 161 में है उसमें हमसे एनओसी मांगी गई थी जमीन के संदर्भ में। तो हमारे लोगों के द्वारा दोनों ज़मीनों का निरीक्षण कर अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट बिना किसी संस्तुति के एनओसी के लिए उचित माध्यम से शासन को प्रेषित की गई है। इसमें हमारे निगम की तरफ से कोई रिकमेंडेशन इत्यादि नहीं की गई है। देखिए, 161 का मैटर राजस्व का मैटर है, जिसको एसडीएम सुनते हैं, जुडिशियल मैटर है, तो वो उसी में निर्णय किया जाना है। हमारा जो निगम की ज़मीन का प्रबंधन है वो म्यूनिसिपल एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग होता है, तो हमने अपने नियम के अनुसार ही अभी फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी है। अब इतनी मनमानी के बाद सवाल उठने लाजमी है। अगर नियमों के मुताबिक जमीन का फेरबदल किया जा रहा है तो हमारे संवाददाता को स्पॉट पर जाने क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये भी है कि आखिर जमीन एक्सचेंज करने में नगर निगम इतना उतावलापन क्यों दिखा रहा है? आनन फानन में इस जमीन को किसी व्यक्ति को आखिर क्यों दिया जा रहा है? पूरे मामले को गोपनीय क्यों रखा गया? करोड़ों की जमीन को आखिर क्यों ठिकाने लगाया जा रहा है? सवाल कई हैं, मगर जवाब में सिर्फ गोलमोल बातें। अब देखना यह होगा कि करोड़ों की जमीन के साथ कोई बड़ा खेल होगा या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा।
उत्तराखंड बीएड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर ही रोक लिया, जिसके बाद धरने पर वो लोग वहीं बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि लंबे समय से सरकार ये बोलती आई है कि जल्द ही भर्ती होगी, मगर प्रदेश में कई शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, लेकिन उन पदों को भरने के बजाय युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। लंबे समय से हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। स्वामी जी ने खुद 26,000 पदों का आश्वासन दिया, और मैं ये कहता हूँ अभी तक 2600 पद भी नहीं निकले। जिन पदों पर ये भर्ती दिखा रहे हैं वो सारे पद पूर्व की सरकार के हैं, पूर्व के कार्यकाल के हैं। गदरपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मांगों का संज्ञान न लेने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, मगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग है हमारे कि प्रतिदिन 600 रुपये के हिसाब से पैसा होना चाहिए, हमारे महीने का 18,000 रुपये। और दूसरी मांग हमारे 60 वर्ष पूर्ण होने पे लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि हमें दी जाए। और तीसरी मांग हमारी है कि गोल्डन कार्ड दे सरकार हमें, ये जिसमें सारी सरकारी योजना हमें मिले। और चौथी मांग हमारी ये है कि मिनी आंगनवाड़ी की उच्चीकरण लिस्ट जारी की गई है, जो जल्द जारी हो, जियो जारी करे जिसका। ये हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। वहीं भगवानपुर में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता के साथ ही सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। उपजिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष लता चौधरी ने बताया कि हम लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभी भी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है आंगनवाड़ी की तरफ से। आज उपजिलाधिकारी महोदय नहीं है, तो इलेक्शन की मीटिंग में जिले में है। इनकी कुछ मांगे कई दिनों से आपके नॉलेज में होंगी कि सरकार से कुछ मांगे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की रही हैं। उस पर अपनी सहानुभूति विचार के लिए इन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, वो मानदेय के लिए बार बार सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप मानदेय अब तक दिया नहीं जा रहा है। उसी संबंध में इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। अभी तेलदार साहब, SDM साहब के नाम से दिया था, लेकिन आज मैं रिसीव कर रहा हूँ तेलदार के रूप में, क्योंकि सर यहाँ पर नहीं। उधर लोहाघाट में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष शर्मिला बोहरा ने उनके नेतृत्व में SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करने की बात कही गई। साथ ही सितारगंज की नगरपालिका प्रांगण में भी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना चौथे दिन जारी रहा। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहने आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पे धरना पड़ता है। हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं। हमारी मानदेय 18,000 होनी चाहिए और पेंशन के समय में हमें, रिटायरमेंट के समय में 2 लाख मिलना चाहिए, गोल्डन कार्ड मिलना चाहिए। जो हमारा उच्चीकरण अभी बहनों का किया गया है, उसका शासन आदेश नहीं आया, उसका जल्दी से जल्दी उच्चीकरण करना चाहिए। और सरकार से ये हमारा अनुरोध है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे, वरना हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमारे जितने भी परियोजना की बहनें हैं या फिर आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उधम सिंह नगर के SSP मंजुनाथ TC ने दिनेशपुर के थाने का निरीक्षण किया है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें ज्यादातर लोगों ने नशा के अलावा क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की जो समस्या है उसको रखा, जिस पर SSP मंजुनाथ TC ने सभी समस्याओं के समाधान और सुझावों को अमल में लाने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी आप लोग मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए, काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे। तो उन सबका यही एक अच्छी कुछ सुझाव था। मेनली ट्रैफिक, जो दिनेशपुर अभी शहर का पार्ट बन चुका है, रुद्रपुर शहर का एक डिस्टेंट थाना नहीं है, दूरस्थ थाना नहीं है, ये शहर का ही पार्ट बन चुका है। तो इतने सारे आर्थिक और कमर्शियल अनुष्ठान यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कॉलेजेस है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्रीज है, शॉपिंग है, और आपका बहुत सारी चीजें आ रही है, हॉस्पिटल से, ऑल ऑफ देम आर कमिंग। आवासीय कॉलोनी नए नए सबसे पॉश यहाँ आ रही है। इस लिहाज से हमको यातायात की प्रबंधन के लिए कुछ मुख्य मार्गों को चिन्हित करना है, वहां पर सुविधाएं देनी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
कुमाऊं में एयर कनेक्टिविटी की नई शुरुआत, 3 नई उड़ानों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, पर्यटन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद। देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ हुई बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए उम्मीदवार की तलाश हुई मुश्किल, प्रीतम सिंह के इनकार के बाद अब लंबी हुई दावेदारों की लिस्ट, कई नेताओं ने ठोकी ताल। और देहरादून नगर निगम में अंदर खाने बड़ा खेल, नगर निगम की करोड़ों की जमीन को ठिकाने लगाने की तैयारी, शासन को भेजा जमीन एक्सचेंज करने का प्रस्ताव।